नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में, जहां हम आमतौर पर पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से बातें करते हैं, भाव की बात करते हैं, आपको अलग अलग कमोडिटी का आउटलुक देते हैं। लेकिन आज कमोडिटी विशेष में हम बात करने वाले हैं कमोडिटी वायदा का कैसे दायरा बढ़ाया जा सकता है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटीज़ से, और साथ ही आगे हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने सुनील कटके साहब कोटक सिक्योरिटीज से हैं, उनसे बातचीत की है। साथ ही धन के फाउंडर जयप्रकाश गुप्ता से भी बातचीत की है। उन लोगों ने कमोडिटी वायदा का दायरा बढ़ाने के लिए क्या कुछ सलाह दिए हैं, कैसे इसका फ़ायदा आम लोगों तक पहुंच सकता है, कैसे इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है, तमाम मुद्दों पर उन लोगों से भी चर्चा हुई है। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ शो में अनुज गुप्ता जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहला मेरा सलाह है, आपको भी इंडस्ट्री में काफ़ी लंबा समय हो चुका है, क्या लग रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, क्यों कमोडिटी मार्केट का दायरा अब तक नहीं बढ़ पा रहा है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए विश्वमोहन जी, हालांकि हमने पिछले एक साल में अगर हम देखें 2023-2022 में तो रीच जो है थोड़ी बड़ी है, क्योंकि जब से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ है तो जो लोगों का इंटरेस्ट है वो ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अगर हम देखें तो अभी भी जो डिलीवरी वाला बिजनेस है, जो डिलीवरी वाला ट्रेड है, वो भी थोड़े से कम क्वांटिटी में, तो जो रीच है वो मुझे लगता है कि थोड़ा डिलीवरी प्रोसेस को इंक्रीज करना चाहिए, थोड़ा डिलीवरी प्रोसेस को थोड़ा ईज ऑफ करना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं जो लोग डिलीवरी में ट्रेड करना चाहते हैं, जो हेजिंग करना चाहते हैं, डिलीवरी में लेन देन करना चाहते हैं, वो इजीली इसको कर सकें। हालांकि हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स है, उससे कहीं ना कहीं ट्रेडर्स को यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। कम मार्जिन में उन्होंने मिनी कॉन्ट्रैक्ट को यूज किया है, तो उसके चलते हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो लोगों का एरिया है ट्रेड करने का कमोडिटी मार्केट में ट्रेडर्स का, वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। मगर अभी भी यहाँ पर हम देखें तो उस लेवल पर नहीं इंक्रीज हो पाया जिस लेवल पर हम इक्विटी मार्केट को देखते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी और कॉन्ट्रैक्ट लाने की जरूरत है, थोड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पर होना चाहिए, मार्जिन में कुछ सहूलियत मिलना चाहिए। साथ में कहीं ना कहीं ऑप्शन ट्रेडिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी भी थोड़ी सी ट्रेडर्स में एज कंपेयर कम है, तो वो अवेयरनेस जो है वो ट्रेडर्स के बीच जानी चाहिए, और उनका एक अच्छा खासा कंपैरिजन जो है छोटी कमोडिटी ऑप्शन ट्रेडिंग के बीच में वो ट्रेडर्स के माइंड में जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो एक अवेयरनेस है प्रोडक्ट की, वो इंक्रीज होनी चाहिए, और कमोडिटी मार्केट में और प्रोडक्ट लाने की अभी और जरूरत है, स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स लाने की और जरूरत है, जिससे कि यहाँ पे ट्रेडर्स जो है वो ट्रेड कर सकें। अनुज जी, नए ट्रेडर्स, नए निवेशक जो कमोडिटी मार्केट में एंट्री करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह, कैसे शुरुआत करना चाहिए, किस कॉन्ट्रैक्ट के साथ शुरुआत करना चाहिए और क्या उनको देखना चाहिए? देखिए, नए ट्रेडर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक तो जो प्रोडक्ट है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है कमोडिटी मार्केट में वो जनरली लोग सब जानते हैं, बट उसको ट्रेड कैसे करना है वो यहाँ पर एक समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। क्योंकि फंडामेंटल जनरली सब लोग जानते हैं, अगर हम एग्री की बात करें तो कब अराइवल आती है सब लोग जानते हैं, बट उसका जो प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं वो किस तरीके की होती हैं, क्या उसके अंदर जो ट्रेंड है वो इंपॉर्टेंट है, कब अराइवल्स आती है, कब सोइंग होती है, ये समझना बहुत जरूरी है। किस टाइम प्राइसेस में जो कमोडिटी की शॉर्टेज कैसी है, डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म कैसे, तो कुछ फंडामेंटल फैक्टर है जिसको यहाँ पे ट्रेडर्स को समझना चाहिए, जो नए ट्रेडर्स हैं। साथ में उनको ये भी देखना है कि जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है, क्योंकि अगर हम कमोडिटी मार्केट में देखें तो काफी वॉलेटाइल मार्केट होता है, चाहे वो एग्री हो चाहे नॉन एग्री सेगमेंट हो। तो जो वॉलेटिलिटी है मार्केट की, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो पार्ट है, ये इक्विटी मार्केट में भी ट्रेडर्स बहुत इसको यूज करते हैं। तो वॉलेटिलिटी के पार्ट को यूज करना बेहतर तरीके से आना चाहिए कि जो वॉलेटिलिटी है वो कितनी है मार्केट में, और उस वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग वो ट्रेड बना सके। साथ में जैसा कि हमने देखा है कि मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स ने काफी अच्छा रोल प्ले किया है, और जो छोटे निवेशक हैं वो अब धीरे धीरे मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें लोगों को इनिशियली स्टार्ट करना चाहिए। जो नए ट्रेडर हैं वो वॉलेटिलिटी को समझें, और जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी वॉलेटिलिटी को समझें, और फिर स्टार्ट करें मिनी कॉन्ट्रैक्ट से। जब उन्हें मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करके कॉन्फिडेंस आए, जब वो लगे कि जो उसकी मार्केट की वॉलेटिलिटी है वो उनके बिहेवियर से मैच कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं फिर अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। एक स्टैगर्ड वे में अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएं। इनिशियली हमें लगता है नए ट्रेडर्स को मिनी कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, जब वो मार्केट में अच्छे उनको एक्सपीरियंस हो जाए मार्केट के उतार चढ़ाव का, तो फिर वो ऑप्शन ट्रेडिंग में शिफ्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में जानकारी तो बहुत ज़रूरी है। एक्सचेंज पे जाए,
एक एक प्रोडक्ट के बारे में समझे, उनके फंडामेंटल्स, किन ट्रिगर्स का, किन खबरों का उस कमोडिटी पर असर होता है, इसके बारे में समझे, उसके बाद ही ट्रेड शुरू करें। बिना लर्निंग के अर्निंग पॉसिबल नहीं है। तो उधार के टिप्स पे ध्यान नहीं दें, सिर्फ अपनी लर्निंग बढ़ाए, नॉलेज बढ़ाए, नहीं तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले, फिर एंट्री करें। अगर नए हैं तो पूरी जानकारी बढ़ाने के बाद ही इसमें कदम बढ़ाएं। अब अगला सवाल अनुज जी आपसे होगा, एग्री मार्केट का रिवाइवल कैसे हो सकता है? क्योंकि एग्री मार्केट की जो दशा और दिशा दोनों आप देख ही रहे किस तरह की हालत है। क्या लग रहा है इस मार्केट के रिवाइवल के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एग्री का जो दायरा है वो हम देख रहे हैं, करीबन ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं एक्सचेंज को लॉन्च हुए, और उसके बीच में हमने काफी उतार चढ़ाव आते हुए देखे। हमने काफी कॉन्ट्रैक्ट्स को बैन होते हुए देखा। जब से एडिबल ऑयल कॉन्ट्रैक्ट बैन हुए हैं तब से हमने देखा है कि कमोडिटी मार्केट के अंदर वॉल्यूम, एग्रीकल्चर एक्सचेंज के अंदर वॉल्यूम काफी ड्राइव होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि बीच बीच में हमने देखा है कि मसाला पैक की तरफ से काफी अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया, मगर उस लेवल पर सपोर्ट नहीं देखने को मिला जितना एक्चुअली वॉल्यूम होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे तो इंटरनेशनली एडिबल ऑयल्स में काफी अच्छा ट्रेड होता है। तो मेरे हिसाब से पहला पॉइंट तो ये है कि जो एग्रीकल्चर के अंदर एडिबल ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्योंकि ये ग्लोबली ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए जो ग्लोबली अवेलेबल है। जैसे एडिबल ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे वीट का कॉन्ट्रैक्ट है। हालांकि वो कहीं ना कहीं हम देखें तो कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है कि वो इन्फ्लेशन को इफेक्ट करते हैं, तो ऐसा हमें लगता नहीं है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का इन्फ्लेशन को इफेक्ट करते होंगे। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली प्राइस पावरिंग और प्राइस मैकेनिज्म को यहाँ पे शो है। तो मुझे लगता है कि जो ग्लोबल अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट्स है एग्रीकल्चर के, उनको यहाँ पे लाना चाहिए। उसके साथ साथ जैसे हम मेटल में मिनी कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स को भी एग्रीकल्चर में लाना चाहिए कि जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो छोटे निवेशक हैं, वो छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर सके विद कम मार्जिन के साथ में। तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पर हमें लगता है कि एक्सप्लोर करना चाहिए, और उसकी इंफॉर्मेशन ट्रेडर्स के भी जानी चाहिए। साथ में एग्रीकल्चर कमोडिटी जो है वो उनका डिलीवरी के ऊपर हमें काफी ध्यान रखना चाहिए, काफी फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से डिलीवरी मैकेनिज्म हो। हर जो अवेलेबल सिटीज हैं, अवेलेबल जो जगह है जहां पर उसकी यूज हो सकता है, उसकी डिलीवरी मैकेनिज्म को इजी करना चाहिए। वेयर हाउस मैकेनिज्म ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो वेयर हाउस मैकेनिज्म पे भी जोर होना चाहिए, और क्वालिटी और क्वांटिटी और साथ में जो डिलीवरी है उस पर भी हमें फोकस करना चाहिए। तो एग्रीकल्चर कमोडिटी बेसिकली एक बहुत बड़ा एरिया है, तो वहां पर हमें काफी कुछ करने की जरूरत है। मिनी कॉन्ट्रैक्ट से लेकर वेयर हाउस तक ये सब चीजों को दोबारा से हमें लगता है कि एक बार उसको चेक करना चाहिए, और अच्छे तरीके से उसको दोबारा से हम रिवैम्प करना चाहिए। बिल्कुल, यानी मार्केट को लेकर जागरूकता बढ़ाना होगा, रिस्क मैनेजमेंट का फायदा उनको बताना होगा, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में छोटी छोटी इंडस्ट्री को भी जानकारी देनी पड़ेगी, ग्राउंड्स के इवेंट्स करने पड़ेंगे। अनुज जी, जीरा का मिनी वायदा लॉन्च हो रहा है, क्या एग्री कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में इसी तरह के मिनी और माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट लाने की ज़रूरत है, ताकि छोटे छोटे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स की भी भागीदारी आने वाले समय में बढ़ सकेगी? आप क्या सोचते हैं? देखिए, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि जीरा का एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें काफी अच्छे रिटर्न्स, इवन डबल डिजिट के रिटर्न देखने को मिले हैं। और इस जीरा के कॉन्ट्रैक्ट की तरफ खाली कमोडिटी मार्केट के ट्रेडर ही नहीं, इक्विटी मार्केट के ट्रेडर्स ने भी फोकस किया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक ऐसी कमोडिटी जो डबल डिजिट के रिटर्न दिखा रही है, कहीं ना कहीं जो ट्रेडर होते हैं वो जनरली रिटर्न्स को और वॉलिटिलिटी को प्ले करते हैं। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि काफी इक्विटी के ट्रेडर्स जो इक्विटी में ट्रेड करते हैं, जो इक्विटी डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं, उन्होंने जीरा की तरफ फोकस किया, और उन्होंने कहीं ना कहीं जीरा के कॉन्ट्रैक्ट को अपने ट्रेड बुक में शामिल करने की कोशिश करी। मगर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से और बड़ा मार्जिन होने की वजह से वो थोड़े से पीछे हट गए। तो मुझे लगता है कि ऐसी कमोडिटी जो काफी अच्छा परफॉर्म करती हैं और काफी अच्छा वॉलिडिटी उनके अंदर रहती है, तो उनमें छोटे कॉन्ट्रैक्ट आने चाहिए। जैसे कि हमने गोल्ड के अंदर देखा, गोल्ड पेटल भी छोटा कॉन्ट्रैक्ट है। तो छोटे कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मार्केट को सपोर्ट करेंगे, ट्रेडर्स को एनकरेज करेंगे ट्रेड करने के लिए। तो स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट जरूर आने चाहिए। और जो जीरा का कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे लगता है कि अगेन ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा कि जो बेंचमार्क फिट करेगा, बेंचमार्क करेगा कि जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स की कितनी वैल्यू है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जीरा के अंदर स्मॉल ट्रेडर भी हैं और बड़े ट्रेडर भी हैं, किसान भी हैं और एक्सपोर्टर भी हैं। तो इन सब के लिए जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट है वो काफी हेल्पफुल रहेगा, कि किसान जो है वो छोटे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हैं, और उसकी फिर हर लेवल पे अगर उनको एड ऑन भी करना है, एवरेजिंग भी करनी है, तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एड ऑन और एवरेजिंग भी कर सकते हैं। तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट के फायदे बहुत होते हैं, जो हमने नेशनल कमोडिटीज में देखा है।
बिल्कुल, क्योंकि मिनी कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो उसके जो मार्जिन होंगे वो कम होंगे, कॉस्टिंग कम होती, डेफिनेटली छोटे-छोटे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और किसानों की भी भागीदारी इसके ज़रिए बढ़ सकती है। तो ये कुछ अहम टिप्स अनुज जी की तरफ से। लेकिन इसी तरह के टिप्स जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने सुनील कटके से, जो कोटक सिक्योरिटीज़ से आते हैं। उनसे उन्होंने क्या बातचीत की थी, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट की कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस तमाम मुद्दों पर उनसे भी चर्चा की। आइए वो आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है सुनील कटके, कमोडिटी बिजनेस के हेड हैं कोटक सिक्योरिटीज़ में। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं यही समझना चाहूँगा, कमोडिटी हम देखते हैं कि भारत के अंदर इक्विटी को लेकर तो इतना ज़्यादा चलन में है, नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट ये वगैरह वगैरह 3 फोल्ड हो गए। कमोडिटीज़ के अंदर किस तरह से जो रिटेल इन्वेस्टर है उसका जो दायरा है वो चेंज हुआ है, उसका ट्रैक्शन चेंज हुआ है, उसका पार्टिसिपेशन चेंज हुआ है पिछले, अगर हम कोविड की बात करें तो? देखिए, जैसे आपने सही बताया कि एक्विटी मार्केट फ्रंट पे अवेयरनेस ज़्यादा है, पुराना मार्केट है, उसमें अलग अलग एवेन्यूज़ है। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं, कैश मार्केट है, फ्यूचर्स मार्केट है, ऑप्शंस मार्केट है। कमोडिटीज़ में भी स्पॉट मार्केट है जहाँ पे आप फिजिकल डिलीवरी लेना देना कर सकते हैं, बट मेजरली पॉपुलर आपको फ्यूचर्स और ऑप्शंस इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं। अभी जैसे जैसे लोगों का दायरा बढ़ते जा रहा है, जैसे आपने बताया कोविड में रिकॉर्ड डीमैट अकाउंट ओपन हो गए, तो वही पार्टिसिपेंट्स जो हैं, क्योंकि कमोडिटी के मार्केट का एक्सटेंडेड आवर्स है, जैसे इक्विटी मार्केट क्या है 3:30 के बाद बंद हो जाता है, तो कमोडिटी मार्केट्स आर ओपन टिल 11:55। तो 3:30 के बाद भी, क्योंकि अभी यूनिफिकेशन ऑफ लाइसेंसेस हो गया सारे मेंबर्स का, जहाँ पे आप एक कॉमन कोलैटरल को रख के एक्विटी, कमोडिटी या करेंसी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, तो लोग कहीं ना कहीं जागरूक होते जा रहे हैं। तो उनको ये भी नज़र आ रहा है कि अच्छा, गोल्ड भी एक असेट क्लास है जहाँ पे मैं इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकता हूँ और 11:55 तक कर सकता हूँ। तो जब ये पता चल गया, जैसे जैसे नॉलेज का दायरा बढ़ते जा रहा है, तो लोगों का जो रुझान है कमोडिटी मार्केट की तरफ वो भी बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। मोटा मोटी आज की तारीख में हम बात करते हैं तो रिटेल जो है तकरीबन 50% कंट्रीब्यूट करता है, जितना भी कमोडिटी वॉल्यूम आप डेली बेसिस पे देखते हैं, विच इज़ अ सिग्निफिकेंटली हाई नंबर। अगर यही आप वेस्टर्न डेवलप्ड नेशंस में रिटेल पार्टिसिपेशन का परसेंटेज देखेंगे टोटल वॉल्यूम्स पे, तो वो तकरीबन 10 से 5% के दायरे में ही होगा। तो इंडिया में आप बोल सकते हैं कि रिटेल का पार्टिसिपेशन ठीक ठाक है। इसके 2 कारण हैं। एक, जैसे मैंने बताया, 3:30 के बाद भी मार्केट 11:55 तक है। दूसरा, यूनिफिकेशन ऑफ लाइसेंस है, तो आपको अलग से फंड्स डाल के ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉमन कोलैटरल्स को एलोकेट करके ट्रेड कर सकते हो। तीसरा सबसे जो बड़ा रीज़न मैं बोल सकता हूँ वो ये है कि अभी धीरे धीरे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। जैसे क्रूड ऑयल में मिनी कॉन्ट्रैक्ट आ गया, गोल्ड में मिनी कॉन्ट्रैक्ट है, नेचुरल गैस में मिनी कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स आने की वजह से लोग जो है आज की तारीख में 5,000 से 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी कमोडिटी में काम कर सकते हैं। ऑप्शंस का भी इंट्रोड्यूस होना एक बहुत बड़ा स्टेप जो है माना गया कमोडिटी मार्केट में, जो कि 3-4 साल पहले नहीं था, सिर्फ फ्यूचर्स मार्केट अवेलेबल थे। फ्यूचर्स में ऑब्वियसली आप मार्जिन पे करते हो, तो वहाँ पे 50,000 से लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट या मार्जिन मनी जो है आपको पे करना पड़ता था। अभी ऑप्शंस के ज़रिए आप सिर्फ एक छोटा प्रीमियम पे करके कमोडिटी मार्केट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये भी एक बड़ा एक मेजर स्टेप बोल सकते हैं। सर, 3 बड़े वजह बताए आपने, जहाँ पर आप कह रहे हैं कि 50% जो है रिटेल की भागीदारी है, लेकिन क्या सर रिटेल को जिस तरह का रिटर्न हम इक्विटी में एवरेज देखते हैं 12-14% का, तो उस तरह का रिटर्न मिल रहा है? तो या फिर कौन सी कमोडिटी है जो रिटर्न दे रही है कमोडिटी में निवेशकों को, अगर रिटेल की बात करें हम? देखिए, कमोडिटी अगर रिटेल का हम बात करते हैं तो इसको एज ए ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पे ज़्यादा देखा जा रहा है। लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आज की तारीख में अगर हम वॉल्यूम की भी बात करते हैं, टोटल टर्नओवर की बात करते हैं, उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट के तौर पे एक बहुत ही निश सेगमेंट जो है इस इंस्ट्रूमेंट को अभी यूज़ कर रहा है, बट हाँ, जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों का जो है इसकी तरफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखने का भी एक जरिया जो है, जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बढ़ेगा। आज की तारीख में जैसे आपने बताया, अगर गोल्ड की बात करते हैं तो लास्ट ईयर आई थिंक सेम टाइम में गोल्ड का भाव तकरीबन 54-55 हज़ार के रेंज में था, जो कि इस दीपावली तक हमने देखा कि 60-61 हज़ार तक पहुँच गया था। तो तकरीबन 10-12% का रिटर्न जो है गोल्ड दिया है।
अदर कमोडिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस, इनमें सप्लाई और डिमांड के फ्रंट पे प्राइसेस में उठापटक हुआ है। जैसे नेचुरल गैस का भाव जो है 1-1.5 साल पहले तकरीबन 700-800 रुपये के रेंज में चल रहा था, जो कि अभी तकरीबन 220-230 रुपये के रेंज में चल रहा है। तो जिन्होंने ट्रेडिंग फ्रंट पे फोकस किया होगा, शॉर्ट सेलिंग किया होगा, नेचुरल गैस में ठीक ठाक पैसा बनाया होगा, अगर किसी ने खरीद के रखा होगा तो उनको ऑब्वियसली नुकसान हुआ होगा। और क्रूड ऑयल का भी अगर हम देखते हैं, सितंबर में तकरीबन $90 का भाव था एक बैरल का, अभी तकरीबन $70 का रेंज चल रहा है एक बैरल का। तो उसके मद्देनज़र ट्रेडिंग में लोग जो है कोशिश करते हैं कि इसमें पैसा बनाएं। बट जैसे सेबी ने रिसेंटली एक डेटा जारी किया था, जहां पे उन्होंने बताया कि ट्रेडिंग में डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में तकरीबन 10 में से 8 या 9 लोग जो है मुनाफा नहीं करते हैं, और 1 या 2% जो 10 या 20% जो सिस्टमेटिकली काम करते हैं, एक स्ट्रैटेजी बैक्ड ट्रेडिंग करते हैं, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं, उसमें मुनाफा करते हैं। बट आने वाले समय में ये परसेंटेज धीरे धीरे चेंज होते हुए नजर आएगा, क्योंकि जैसे जानकारी बढ़ेगी, लोगों को भी पता चलेगा कि कैसे हम डूज एंड डोंट्स को फॉलो करके काम करेंगे। तो मुझे लगता है आने वाले समय में कमोडिटी को नॉट ओनली फ्रॉम द बाइंग पर्सपेक्टिव बट आप सेलिंग पर्सपेक्टिव से भी इसमें मुनाफा करने का एक जरिया ढूंढ सकते हैं। सर, आपने अभी कहा कि बहुत नीश सेगमेंट है कमोडिटी के अंदर, स्पेशली गोल्ड के अंदर, जो इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं। तो क्या इस नीश सेगमेंट में जो नई जमाने के मिलेनियल्स भी हैं, क्योंकि जो हमने देखा है कि भाई जो नई जनरेशन में ये चीज़ तो होगी कि ज्वेलरी वगैरह का शौक था, वो तो नहीं है, लेकिन क्या वो जो मिलेनियल्स है, जो जेनजी है, वो गोल्ड को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देखते हैं? क्योंकि आप तो सर, आपके पास तो हर तरह का डेटा आता होगा, आप उसको एनालाइज करते होंगे। देखिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना एक थंब रूल हो गया है आज की तारीख में। तो जितने भी मिलेनियल्स हैं, ये सारे जो जार्गन्स हैं, इसको समझ के ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। तो गोल्ड एक जो है अहम हिस्सा है कोई भी पोर्टफोलियो का, और क्योंकि एक्सचेंज ने मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए हैं, मिलेनियल्स से आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि बहुत बड़ा वो 50 या 60 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। उनसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि चलो मैं SIP के फॉर्म में महीने में 5,000 या 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूँ, तो वो 5 या 10,000 से भी आप कमोडिटी में छोटे कॉन्ट्रैक्ट में, स्पेशली गोल्ड में काम करने का एक मौका प्रोवाइड होता है, जहाँ पे गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट है, गोल्ड गिनी कॉन्ट्रैक्ट है 8 ग्राम वाला, गोल्ड पेटल कॉन्ट्रैक्ट है 1 ग्राम वाला। तो एज ए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तौर पे भी आप 1-1, 2-2 ग्राम, 5-5, 8-8 ग्राम भी खरीद के रख सकते हैं। तो एज आपने बताया, मिलेनियल्स और जेनजीज जो है इस इंस्ट्रूमेंट को सिस्टमैटिकली एक SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने के तौर पे देख सकती है। गोल्ड और सिल्वर ये दोनों जो है एक फ्रंट रनर से बोल सकते हैं, जहाँ पे ये अट्रैक्शन जो है आगे आने वाले समय में बिल्ड होते हुए नजर आएगा। Yes, sir. तो गोल्ड और सिल्वर की तो बात कर दी, लेकिन सर इसके अलावा और कौन से कॉन्ट्रैक्ट है और कौन सी कमोडिटीज़ हैं जहां पर आपको लगता है कि रुझान बदलेगा, वॉल्यूम्स हमको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और जो ट्रेडर्स हैं, निवेशक हैं, उनको रिटर्न भी मिल सकते हैं? देखिए, आज की तारीख में अगर कमोडिटी वाइज कॉम्पोजिशन देखते हैं एक्सचेंज पे, तो क्रूड ऑयल तकरीबन 50% कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल वॉल्यूम को, वही नेचुरल गैस तकरीबन 25 से 1% कंट्रीब्यूट करता है। तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जो एनर्जी पैक है, वही 75% कंट्रीब्यूट करता है, और बाकी सारे कमोडिटी मिला के आपको 25% कंट्रीब्यूट करती हैं। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस हैव बीन वॉलेटाइल ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स एंड फ्यू ईयर्स। तो जहाँ वॉलेटिलिटी है, वहाँ पे निवेशकों का भी रुझान देखने को मिलता है, ट्रेडर्स का रुझान देखने को मिलता है। जो भी कमोडिटी वॉलेटाइल रहेगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉलेटाइल रहेगा, वहाँ पे आपको रुझान बढ़ते हुए नजर आएगा। जो बाकी कमोडिटीज़ हैं उतने ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं थे जब आप कंपेयर करोगे क्रूड और नेचुरल गैस। तो इंडिया में अगर कोई एसेट क्लास को डेवलप करना है या ग्रो होते हुए देखना है, तो हमारा जो बेस है, जो पार्टिसिपेट करता है, रिटेल इन्वेस्टर्स बोलें, तो वो वॉलेटिलिटी जहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे वो मौका ढूंढती हैं, जहाँ पे ROI बेटर करने का एक मौका जो है उनको नज़र आता है, वहाँ पे वो रुझान में करते हैं। तो मुझे लगता है आगे भी ट्रेंड थोड़ा बहुत एनर्जी पैक पे ज़्यादा रहेगा, बट गोल्ड और सिल्वर का दायरा मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो परसेंटेज है अभी थोड़ा कम है, बट इसका जो मार्केट शेयर है विद इन द कमोडिटी इकोसिस्टम, ये बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं जो एनर्जी मार्केट है ना, वहाँ पर तो भागीदारी काफ़ी बढ़ रही है, रिटेल पार्टिसिपेशन भी खूब हो रहा है, ऑप्शंस में भी खूब ट्रेडिंग हो रही है, सोने चांदी को लेकर भी जागरूकता है, लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स में भी उसी तरह की भागीदारी बढ़ाने की ज़रूरत है। इन्हीं सब मुद्दों पर के फाउंडर, धन ऐप के फाउंडर जयप्रकाश गुप्ता से हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने बातचीत की थी। उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं, कमोडिटी मार्केट का दायरा कैसे बढ़ सकता है, क्या और करने की ज़रूरत है, कहाँ हमारी हिस्सेदारी बढ़ रही है, कैसे जेनजी तक हम पहुँच सकते हैं, ये तमाम मुद्दों पर उन्होंने भी अपने कुछ खास सलाह दिए थे। आइए वो भी आपको सुनवा देते हैं।
हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है मनीलिशियस सिक्योरिटीज़ के फाउंडर जयप्रकाश गुप्ता जी। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं कि इक्विटी में तो है लोगों का रुझान काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जो नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट देखे हैं हमने 3 गुना हो गए पिछले 3-4 साल के अंदर। लेकिन क्या आपको लगता है कमोडिटी के अंदर भी उसी तेज़ी से लोग आ रहे हैं? कमोडिटी डेरिवेटिव्स की बात कर लीजिए, कमोडिटी ऑप्शंस की बात कर लीजिए, वहाँ पर भी क्या लोगों का रुझान बढ़ा है? आपकी रिसर्च क्या कहती है? जी बिल्कुल बढ़ा है। देखिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है धन, उस पे हम लोगों ने देखा है कि रिटेल पार्टिसिपेशन कमोडिटीज़ में मल्टीफोल्ड ग्रो हुआ है। प्राइमरी रीज़न ये हो सकता है कि आज जिस हिसाब से इक्विटी पार्टिसिपेशन बढ़ा है, लोगों में जागरूकता ज़्यादा है। दूसरा रीज़न ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइनिंग है एक्सचेंजेस के तरफ से, उसमें भी चेंजेस है। पहले सिर्फ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था जिसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा था, लोगों का पार्टिसिपेशन कम था। अब ऑप्शंस आने के बाद, स्पेशली कैश सेटल्ड ऑप्शंस आने के बाद पार्टिसिपेशन बढ़ा है। तीसरा रीज़न ये भी है कि ड्यूरिंग कोविड लोगों को लगा है कि एनर्जी प्राइसेस में जिस तरह से वोलेटिलिटी देखने को मिली थी, नेचुरल गैस प्राइसेस में जितना उछाल था रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा चर्चा में था। हिस्ट्री में पहली बार क्रूड नेगेटिव में भी ट्रेड किया था ड्यूरिंग कोविड। सो ये सारे चीज़ों के बाद जो आज इक्विटी पार्टिसिपेंट्स भी हैं, उन्हें भी लगा कि भाई नेचुरल गैस को ट्रैक करना ज़रूरी है, क्रूड को ट्रैक करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा रेगुलर पोर्टफोलियो में बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके कारण भी हम लोगों ने देखा है बहुत पार्टिसिपेशन बढ़ा है। और एक प्राइमरी रीज़न ये है कि आज का जो न्यू जनरेशन है उसे चीज़ें अपने कंट्रोल में चाहिए। तो हम लोगों ने अपने ऐप में देखा है जो वो जर्नी है कि मैं खुद ही अपना ट्रेड डालूं और मुझे अगर बेटर फीचर्स मिले, सीमलेस एग्जीक्यूशन मिले, तो उसके कारण वॉल्यूम्स बढ़ा है। मुझे लगता है वॉल्यूम्स की बात करें तो हमें कमोडिटी सेगमेंट की बात करूं, पिछले 3 साल के अंदर बात करें तो वॉल्यूम्स कितने मैनीफोल्ड बढ़ गए हैं? मुझे लगता है 100x के आसपास वॉल्यूम्स बढ़ा है, और ऑप्शंस आने के बाद स्पेशली आज भी यहाँ पे। बट अगेन देखिए, ऑप्शंस में वॉल्यूम बढ़ा है। ज़रूरत इस चीज़ की भी है कि हम जो वॉल्यूम का ग्रोथ है उसको यूनिफॉर्म रखें। मोर अवेयरनेस की ज़रूरत है। फ्यूचर्स में यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आने की ज़रूरत है। आपके जो नेचुरल यूज़र्स हैं कमोडिटी की, उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ने की ज़रूरत है। तो ही ये सेगमेंट लॉन्ग लास्टिंग और इक्विटी के कंपैरिजन में साथ साथ ग्रो कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपने बताया कि जो वॉल्यूम है 100x बढ़ गया है पिछले 3 सालों के अंदर, तो कौन से पर्टिकुलर सेगमेंट है, एग्री नॉन एग्री, जहां पर आपको लग रहा है कि रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है? और ऑब्वियसली अगर 100x वॉल्यूम हो रहा है तो जो कुछ निवेशक होंगे उनको रिटर्न भी मिल रहे होंगे। जी बिल्कुल। देखिए, जो ज़्यादातर बढ़ा है वो स्पेशली ऑप्शंस में बढ़ा है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि कैश सेटल्ड ऑप्शंस होने के कारण वहाँ पे पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स है, गोल्ड के जो ऑप्शंस हैं वहाँ देखने को मिला है। मैं सर वही पूछ रहा था, पर्टिकुलर कोई कमोडिटी? हाँ, क्रूड एनजी में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है हमारे यहाँ पे। और सर अब जब हम बात करते हैं, जिस तरह से हमने देखा है कि अब जो मिलीनियल्स आप कह रहे हैं कि उनको सीमलेस एक्सपीरियंस चाहिए, तो मिलीनियल जो है क्या अगर हम गोल्ड की बात करें तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट के तौर पे ज़्यादा उसको देख रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि गोल्ड है रिटर्न भी देगा, सेफ इन्वेस्टमेंट तो है ही है? देखिए, जहाँ मिलेनियल्स और जेंजी की बात है, जो टेक्नोलॉजी समझते हैं, खुद अपना एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, या DIY अगर हम कहें डू इट योरसेल्फ मोड पे बिलीव करते हैं, उनका रुझान यहाँ पे अभी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी में ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट पे उनका रुझान कम है, चाहे वो इक्विटी साइड की इन्वेस्टमेंट्स हो या कोई लॉन्ग डेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में काम करना हो। तो अभी भी इंक्लिनेशन वहाँ पे उनको है कि भाई मुझे शॉर्ट टर्म चाहिए। इट मे बी बिकॉज ऑफ देयर एज ग्रुप, वो एग्रेशन ज़्यादा ट्रेडिंग है। एक्टिविटी में आपने कहा रुझान ज़्यादा है, क्योंकि इक्विटी में हम देखते हैं और अब तो सेबी ने मैंडेट भी कर दिया है, जब भी आप कोई ट्रेड करने जाते हैं तो एक पॉपअप आता है कि 10 में से 9 लोग जो है फिनो के अंदर नुकसान करते हैं, एवरेज लॉस जो है वो 50,000 का है। तो ये कमोडिटी सेगमेंट में इसका क्या आंकड़ा है? इससे बेहतर है या इससे खराब है? देखिए, ट्रेडिंग एक्टिविटी है। चाहे वो आप इक्विटी में करें, इक्विटी ऑप्शंस में करें या कमोडिटी ऑप्शंस में करें। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सीख के यहाँ पे आके ट्रेड करें। वो कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं कि कोविड का समय था, न्यू कमर्स मार्केट में आए, उन्हें
फोमो दिख रहा था कि भाई मुझे अगर कोई यूट्यूब में या सोशल मीडिया में बता रहा है कि मैं दिन में 10 लाख कमाता हूँ, तो वो गलत तरह से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे थे। आई थिंक वहाँ भी रेगुलेशंस से भी जो काम कर रही है वो काबिल तारीफ़ है। बट अगेन यहाँ पे चाहे वो आप किसी में भी ट्रेड करें, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपको चीज़ों को समझना, अपने रिस्क को जानना, आपके रिस्क एपेटाइट को समझना। तो उसमें जैसे जैसे यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा, मुझे लगता है ये नंबर्स 90-10 नहीं हो के इसमें काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। सर अगर हम ब्रोकिंग एक्टिविटी की बात करें तो पिछले कुछ सालों में जो है डिजिटल एक्सपीरियंस वाले आप जैसे प्लेटफॉर्म में और ज़्यादा प्लेटफॉर्म आए हैं, तो यहाँ पर क्या कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप लोगों के लिए जो मार्जिन्स हैं ब्रोकरेजेस वगैरह वो कम हो गए, या फिर आपको लगता है कि वॉल्यूम को देखते हुए कम मार्जिन पे भी काम किया जा सकता है? देखिए, इसमें 2-3 इनसाइट्स हैं। एक, आज का जो यूज़र है वो प्राइस पे नहीं जाता है, वो एक्सपीरियंस पे जाता है। अब ब्रोकिंग इंडस्ट्री रेडी टू पे मोर ब्रोकरेजेस नहीं, मोर ब्रोकरेज नहीं है क्योंकि प्राइस स्टैंडर्डाइज हो चुका है। ये पिछले कुछ सालों से है। सो प्राइस हैज़ बिकम अ कमोडिटी नाउ, प्राइसिंग रादर। तो आज कोई यूज़र एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में शिफ्ट करना चाहता है तो वो ये देखता है कि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए कितना सीमलेस है, इसका कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है। हम लोगों ने ये हमेशा ये कोशिश रखी है धन पे कि हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस वाओ रहे। जो पेन पॉइंट्स होते हैं यूज़र्स के वो हम लोग कैसे दूर कर सकें, जो बेटर फीचर्स हैं जो आज के एक अच्छे ट्रेडर, अच्छे निवेशक को जो चाहिए वो आप प्रोवाइड कर पाएँ। तो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग एक्सपीरियंस। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में विद बेटर टेक्नोलॉजी जितना आप इसको बेटर कर पाएँ वही गेम चेंजर रहेगा। प्राइसिंग जैसा मैंने कहा इज़ गिवन, वहाँ पे आप एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर लें और आप वो एक्सपीरियंस नहीं दे पाएँ तो यहाँ पे यूज़र रेजिस्ट करता है मूव होने में। बिल्कुल, तो ये कुछ अहम सुझाव थे कि बिना ट्रेनिंग के आप कभी भी बाजार में नहीं उतरे, और जो नई सेवाएं जो ब्रोकरेज हाउसेस की जो सर्विसेज है अब यहाँ पर सेवाओं के दम पर चल रही है, क्योंकि प्राइसेस का स्टैंडर्डाइजेशन हो चुका है। इस वजह से लोग जहाँ पे बेहतर सेवा मिल रही है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करने रहे। ईज़ ऑफ डूइंग जो होती है वो जहाँ पे बेहतर उनको दिख रही है वहाँ पर वो जा रहे हैं। लेकिन उनका यही कहना था कि जब तक लर्निंग नहीं होगी तब तक अर्निंग पॉसिबल नहीं है। तो ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला ज़रूरी कदम ये है कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह समझें, उन पर किन खबरों का असर होता है इसके बारे में समझें, फिर आप कदम बढ़ाएं, फिर आप कमोडिटी मार्केट में उतरे। ये कुछ सलाह हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही है। तो इस खास पेशकश में आज आपने सुना कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट को कैसे देश में आगे ले जाया जा सकता है। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ 18 आउट स्वदेश पर। नमस्कार।